नमस्कार दोस्तों। मई का महीना आ चुका है और स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो ये महीना कुछ और ही गर्म होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी के प्री के एग्ज़ाम्स पास आ चुके हैं। इस पूरे एग्ज़ाम में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो शायद रिवाइज़ करने के लिए होता है वो है इकोनॉमिक्स। 500-800 पेजेस की बुक्स और उसमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज, देन उसमें करंट अफेयर्स एंड ऑल दीज थिंग्स दैट बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इसके लिए हम आ चुके हैं एक सर्जिकल कोर्स लेके। इस सर्जिकल कोर्स में हम प्रीवियस 563 PYQs को एनालाइज करके 8 घंटे का एक सर्जिकल टीचिंग कोर्स बनाया हमने। इस टीचिंग कोर्स में हम 47 ट्रैप्स को समझेंगे। 47 ट्रैप्स इन द सेंस कि देखिए यूपीएससी क्या करता है, कुछ जाल बिछा के रखता है हर एक क्वेश्चन में। देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन के आंसर को जानने से ज़्यादा उस ट्रैप्स को समझना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए आप हमेशा समझिए कि यूपीएससी के क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे पर ट्रैप्स मोर और लेस सिमिलर होंगे, तो हम उसको समझेंगे। और हमारा वादा है, जो ये लिखा है, दिस इज नॉट जस्ट अ लाइन, इट इज़ अवर प्रॉमिस। कर लो इकोनॉमिक्स मुट्ठी में। इट इज़ अवर प्रॉमिस कि इस पर्टिकुलर कोर्स को फिनिश करके आप 60 to 70% ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। दिस कोर्स विल बी डिवाइडेड इनटू 8 सेशंस, 8 कंप्लीट सेशंस में होगा। ये सेशंस का एक मैप है कि कौन कौन से सेशंस हम कंप्लीट कराएंगे। द फर्स्ट विल बी नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन, जो आज हम फिनिश करेंगे। दिस इज सेशन 1 फॉर दैट। देन मनी बैंकिंग एंड आरबीआई, another session. Then infrastructure and industry, financial market, fiscal policy and budget, external sector, agriculture, food and development. The point is कि इसमें से एक भी स्लाइड, एक भी सेक्शन बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। दिस इज वेरी मच डीपली मैप्ड इनटू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हैं। आई डू नॉट प्रॉमिस कि ये पर्टिकुलर ये फुल एक कोर्स है जो आपको पूरा इकोनॉमिक्स में जीरो टू हीरो बना देगा। नो, दिस इज अ पर्टिकुलर पावर पैक्ड पंच ओनली। लास्ट रिवीजन के लिए ये कोर्स है आपके लिए। इसके बाद आपको थोड़ा सा करंट पे ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि हमने कोर्स में ध्यान दिया है कि इसमें करंट भी इनकलकेट करें, हम डीपली इंटीग्रेट करें, बट स्टिल आपको थोड़ा करंट अफेयर्स बाहर से भी पढ़ना ही पड़ेगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अब तक तो आप करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे होंगे। एंड इसमें आप ख्याल रखिएगा, इस कोर्स के बाद आपको कमेंट सेक्शन में आपके पास एक पर्टिकुलर फाइल होगी विच विल बी अ काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग ड्रिल जैसा। एक हमने एक फाइल बनाई है, एक HTML फाइल है जो आपके किसी भी ब्राउज़र में चल जाएगी और वो आपको थोड़े PYQs एंड कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट थिंग्स को आपको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेशन 1 का एक मैप देख लेते हैं कि क्या हम कवर करेंगे, व्हाट ऑल थिंग्स वी विल कवर हियर। द फर्स्ट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम सब टॉपिक्स रहेगा, लीकेजेस, इंजेक्शन, 4 सेक्टर मॉडल, GDP, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस। देन उसके बाद हम इसको इसके अलाइड जो एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ नेशनल इनकम, दैट इज़ GDP, इन सबको डिस्कस करेंगे। उसमें GDP वर्सेज GNP, रियल वर्सेज नॉमिनल, एंड देन नेशनल इनकम लैडर जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टू इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कई टाइप्स, पहले तो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन के, देन विल डिस्कस वेरियस टाइप्स, देन इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं इन्फ्लेशन के अलाइड कॉन्सेप्ट जो कंफ्यूज कर देते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देन वेरियस सेकेंडरी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन लाइक स्टैगफ्लेशन एंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी डिस्कस्ड। After that, we'll move to CPI, WPI, deflator, these kind of concept. इसके बीच में हम clarity और comparison create करेंगे जिससे कि आपको clear हो सके कि ये concept किस तरीके से UPSC पूछ सकता है। Then last, थोड़ा सा I must say कि थोड़ा सा comparatively थोड़ा सा difficult concept, that is Phillips curve, जिसमें कई students को doubt होता है, उसको हम discuss करेंगे। And Phillips curve जब पढ़ रहे हैं तो हमें नायरू and all these concepts we'll read. Okay, so let's first see, पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आय के चक्रीय प्रवाह में निम्नलिखित में से कौन सा एक रिसाव यानी लीकेज है। इसके ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेविंग्स, एक्सपोर्ट्स, निवेश, सरकारी, हिंदी में निवेश, सरकारी खर्च, बचत और निर्यात। सो आप
इसमें थोड़ा सा टाइम लीजिए एंड ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू क्लियर इन दिस पर्टिकुलर क्लास इज दैट हमारा फोकस इन PYQs को सॉल्व करना नहीं होगा. हर एक PYQ अपने आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आता है, जिन प्रॉब्लम्स को पार करके स्टूडेंट्स को बाकी गलत पॉइंट्स को एलिमिनेट करना होता है. दिस पर्टिकुलर क्लास विल बी फोकस्ड अपॉन लर्निंग दैट एलिमिनेशन टेक्निक, दोज ट्रैप्स, उसको कंसेप्चुअली समझना, जिससे कि आप UPSC में पेपर कैसा भी आए यू आर एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर पेपर. ओके, सो इसका सही आंसर तो मैं अभी नहीं बताऊंगा. ये आपके PYQ का जो हमने ड्रिल दिया हुआ है इसमें ये क्वेश्चन होगा, आप उसको देखिए. एंड अगर आपने PYQ सॉल्व किया है तो प्रेटी मच यू विल नो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द सेशन इटसेल्फ. है इकोनॉमी का, जिसमें पहले एक तरफ है हाउस होल्ड, यानी आप स्टूडेंट जो चाय खरीदने जाता है किसके पास, चाय वाले के पास, यानी दिनेश चाय वाला जो फर्म है. ओके, सो एक हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करता है? द फर्स्ट थिंग इज रियल फ्लो, रियल टैंजिबल फिजिकल फ्लो. क्या चीज़ का फ्लो होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. लैंड जिसपे चाय की टपरी यानी कोई रेंटेड लैंड होता है, एंड लेबर जो भी चाय वाले बनाते हैं चाय को, एंड देन कैपिटल यानी जो अलग अलग बर्तन हैं, गैस है, दोज ऑल थिंग्स आर नोन एज कैपिटल. एंड नेक्स्ट इज एंटरप्राइज. ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब इन फैक्टर्स को यूज करके प्रोडक्शन क्रिएट किया जाता है. उसके बदले एवरी रियल फ्लो हैज एन ऑपोजिट मनी फ्लो. मनी फ्लो में क्या है? फॉर वेजेस, फॉर लेबर आपको वेजेस यानी सैलरीज मिलती है. देन रेंट, लैंड का रेंट पे करना होता है. देन इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. दिस इज द मनी फ्लो विच इज ऑपोजिट टू द रियल फ्लो. दो फ्लो और इसके साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं. एक है फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को, जैसे इस पर्टिकुलर केस में चाय, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड उसके बदले हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यानी इनकम, हाउस होल्ड के लिए वो एक्सपेंडिचर है और वो एक्सपेंडिचर इनकम के रूप में, मतलब वॉट ऑल यू पे फॉर दैट पर्टिकुलर कप ऑफ टी, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर यानी इनकम. दिस इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी. If you see the economy is made out of millions of these kinds of interrelations, जिसके वजह से इकोनॉमी एक सिस्टम की तरह हमें दिखता है. पर ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज इस सिस्टम से पैसा जब बाहर निकलता है तो दैट इज नोन एज लीकेजेस, एंड पैसा जब अंदर आता है दैट इज नोन एज इंजेक्शन. लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. ये 4 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी है. इसमें हम देखते हैं कि ये और कुछ नहीं है. जो पिछला हमने डायग्राम बनाया था सेम डायग्राम है, उसमें हमने कुछ एक्सटेंशंस क्रिएट किए. जो पहला एक्सटेंशन यहाँ तक तो आप समझते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एंड देन वी गेट मनी फ्लो होता है, आउटपुट और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर एंड इनकम, ये सारा फ्लो तो हम समझ चुके हैं. इसके साथ जो फर्स्ट एक्सटर्नल एलिमेंट आता है दैट इज गवर्नमेंट. देन गवर्नमेंट क्या करती है? हाउस होल्ड से टैक्स लेती है. सो व्हाट डज टैक्स बिकम्स? टैक्स बिकम्स अ लीकेज. टैक्स बिकम्स अ लीकेज. जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं दैट इज अ लीकेज. एंड उसके बदले गवर्नमेंट क्या करती है? आपको हाउस होल्ड को स्पेंडिंग देती. कैसे? सब्सिडी के फॉर्म में. LPG की सब्सिडी मिल रही है, गवर्नमेंट उसको कोई अपने जेब में नहीं रखती. मोर और लेस टाइम एंड अगेन वो उसे खर्च करती है, एंड इट एक्सपेंड्स इट ऑन द इकोनॉमी इटसेल्फ. देन इन द सेम वे फर्म से गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करती है, लाइक कॉर्पोरेट टैक्स, दीज ऑल टैक्सेस. एंड उसके बाद अगेन वो उनको इंसेंटिव्स या सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है. जैसे एक स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस टाइप के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है सरकार. एंड देन अगेन इसमें जो टैक्स है दैट बिकम्स अ लीकेज, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू द फर्म बिकम्स एन इंजेक्शन. एंड व्हाट गवर्नमेंट डज बेसिकली, गवर्नमेंट एक्ट्स लाइक अ डॉक्टर टू द इकोनॉमी. जैसे कभी भी इकोनॉमी में कहीं पे भी ऊंच नीच होता है तो गवर्नमेंट वहाँ से टैक्सेशन के थ्रू पैसे कुछ
बाहर निकालती है, और जहाँ पे भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है उसमें गवर्नमेंट इंजेक्ट करती है मनी को, एंड दिस इज हाउ इकोनॉमी फंक्शन स्मूथली। ये जो सिस्टम है ये स्मूथली फंक्शन करे, दिस इज इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड इन आवर केस इट इज डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन देयर इज ऑन एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल सेक्टर, अगर फर्म जो है कोई इंपोर्ट करती है तो वो कोई सामान बाहर से मंगा रही है, तो दैट इज नोन एज अ लीकेज। प्लीज कीप इन माइंड दैट इज नोन एज लीकेज, बिकॉज लीकेज मनी का लीकेज हो रहा है। ओके, एंड इफ यू एक्सपोर्ट समथिंग देन यू सेल द गुड्स, आप सामान बेचते हैं और उसके बदले आपको मनी मिलता है, एंड दस इट इज नोन एज एन इंजेक्शन। ओके, सिमिलरली हाउस होल्ड के केस में भी इफ़ यू इम्पोर्ट समथिंग, अगर आप कार इम्पोर्ट करते हैं या चाइना से कोई सामान इम्पोर्ट करते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर दे कम अंडर इम्पोर्ट्स एंड इट इज़ अ लीकेज इन द इकोनॉमी। ओके, इन एनी बेसिक इकोनॉमी, किसी भी बेसिक इकोनॉमी में लीकेजेस आर इक्वल टू इंजेक्शन, मतलब इन दोनों को एक इक्विलिब्रियम, यानी इन्हें एक समानता या इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस बना के रखना होगा। देयरफॉर हमने लिखा है कि S प्लस T प्लस M, यानी सेविंग्स, कोई भी हाउस होल्ड कोई सेविंग्स करता है, दैट इज अ काइंड ऑफ ए लीकेज। देन टैक्सेस, देन कोई भी इंपोर्ट करते हैं, तो दोज ऑल थिंग्स जो है दैट विल बी इक्वल टू ऑल द इंजेक्शन, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज नॉट शेयर बाजार वाला इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि अगर यू आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स बना रही है सरकार, तो किसी प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपोर्ट, दे मस्ट बी इक्वल। सो S प्लस T प्लस M इक्वल टू I प्लस G प्लस X, ये एक इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस है। ठीक है, दैट इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं कि जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। अब हमने पिछले स्लाइड में देखा दैट देयर आर फर्म्स, देयर आर हाउस होल्ड्स, लाइक फैक्ट्री प्रोडक्शन क्रिएट कर रही है, चाय की शॉप प्रोडक्शन क्रिएट कर रही है, ट्रांसपोर्ट्स, अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फार्मर्स, डॉक्टर्स, ऑल दीज पीपल आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। ईदर दे आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, यानी टेंजिबल यानी फिजिकल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर कोई ना कोई सर्विसेज यानी सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा जो है, ये सारा इनपुट जो है ये एक साथ सिस्टम में जाता है, दैट इज अवर इकोनॉमी, एंड इट कम्स आउट एज वन नंबर। दैट नंबर रिसेंटली वॉज 295 लाख करोड़, ठीक है, रुपीज, विच वॉज इंडियाज जीडीपी इन 2023-2024। और इसी आउटपुट से हम जीडीपी का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और जीडीपी के डेफिनेशन को भी निकालते हैं। तो व्हाट इज दिस? इट इज टोटल वैल्यू, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका टोटल वैल्यू इसके साथ इंक्लूड हुआ। ऑफ व्हाट? टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट? गुड्स प्रोड्यूस्ड, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ओके, वेयर प्रोड्यूस्ड? विद इन द बाउंड्री ऑफ एन इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी की बाउंड्री कभी कभी देश की बाउंड्री से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, imagine if there is some kind of production or services being provided by the embassy of our country, then also it will be considered as our boundary. So produce within the boundary in a particular time period. इन चार कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना होगा कि टोटल वैल्यू होती है ये ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, produced within an boundary or within an economy in a particular time period. सो ये डायनेमिक है, ये स्टॉक नहीं है, ये फ्लो है। इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ फ्लो, मतलब हर साल ये एक नया नंबर क्रिएट करके आता है। ओके, ठीक है। देन उसी, अगर हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को अगर हम एक साथ मिलाएंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, दैट व्हाट इज जीडीपी इटसेल्फ। एंड अगर हम 4 सेक्टर मॉडल को समझेंगे तो जीडीपी का कैलकुलेशन आएगा टोटल कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी। कंजम्पशन मतलब
अगर एक हाउस होल्ड है तो वो जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, वो फूड हो, पेट्रोल को कंज्यूम कर रहा है या मोबाइल के रिचार्जेस, ऑल दोज आर कंसिडर्ड एज कंजम्पशन। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट, अगेन आई विल लाइक टू रिमाइंड यू, इसमें इन्वेस्टमेंट में हम स्टॉक मार्केट और इन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम उसे यहाँ नहीं समझ रहे। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस फिजिकल इन्वेस्टमेंट लाइक क्रेन, रोड्स, इंडस्ट्रीज, इन सब में जब हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। देन जी, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो हमने 4 सेक्टर मॉडल में समझा कि गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग करती है, लाइक सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है, एंड उसमें हम एक्सपोर्ट को भी इंक्लूड करते हैं और इम्पोर्ट को माइनस करते हैं। हम इंपोर्ट को इसलिए माइनस करते हैं बिकॉज कंजम्पशन में हम ऑलरेडी इंपोर्ट्स को ऐड कर लेते हैं, बिकॉज एक हाउस होल्ड है या एक फर्म है जो भी कंजम्पशन करेगा, इसमें इंपोर्ट्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। इंपोर्ट्स को आप उसमें तो अलग कर नहीं सकते, इसलिए हम डबल काउंटिंग ना हो जाए, इसलिए हम उसको वहाँ पे माइनस कर देते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ एन इकोनॉमी। सो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, फॉरेन प्रोडक्शन को नहीं। ओके, लाइक अगर एनआरआई इन दुबई अगर कुछ अर्न करता है वो, तो उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, बट किसी दूसरे कैलकुलेशन में हम इंक्लूड करेंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में समझेंगे। फिर सेकेंड, मैंने आपको बताया था इट इज़ अ फ्लो, इट इज़ नॉट अ स्टॉक। मतलब ये करंट में बताता है कि करंट ईयर का आउटपुट कितना है, इट इज़ अ फ्लो, हर साल फ्लो करता है, जीडीपी चेंज होते रहता है, इट्स अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। इसमें फर्स्ट हैंड प्रोड्यूसेस ही आते हैं, करेंट ईयर के प्रोडक्शन ही आता है, सेकेंड हैंड गुड्स इसमें इंक्लूड नहीं होते। वाई? बिकॉज दैट विल लीड टू डबल काउंटिंग, एक बार उसका काउंटिंग हो चुका है। देन इसमें फाइनल गुड्स आते हैं, जो एंड में प्रोडक्शन के बाद टोटल प्रोडक्शन एंड रिजल्ट जो आता है, वी ओनली कैलकुलेट दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रेड को कैलकुलेट करेंगे, आटे के कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग कि ब्रेड के कॉस्ट में आटे का कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, बिकॉज आटा जो है दैट इज अ इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, सिमिलरली इंटरमीडिएट गुड्स इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, दैट वी डिस्कस। मार्केट वैल्यू आइटम्स को ही हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ऐसे ही आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेरी सैड टू से, बट हाउस होल्ड में अगर आपकी मदर या फिर आपकी बहन या आप अगर आपके घर के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो दैट इज मोस्टली नॉट इंक्लूडेड, इट इज नोन एज अनपेड वर्क, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, इट इज नॉट इंक्लूडेड हियर। गवर्नमेंट सर्विसेज, एक बार इसका प्रीवियस में क्वेश्चन भी आया, गवर्नमेंट सर्विसेज आर इंक्लूडेड हियर। ओके, कॉस्ट मेथड में जब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी को, तो गवर्नमेंट सर्विसेज आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके, बट ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, इन चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज अ ट्रांसफर, बिकॉज देर इज नो टैंजिबल गुड्स और सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड, दिस इज जस्ट ए ट्रांसफर। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, यू आर ट्रांसफरिंग सम मनी एंड दैट मनी गेट्स, जो मनी है वो अकॉर्डिंग टू द शेयर मार्केट वो बढ़ता है या गिरता है। सो दैट इज नॉट इंक्लूडेड। So as I said, financial transactions are not included in GDP, जैसे शेयर, बॉन्ड ट्रेडिंग, इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते। एंड ऑफ कोर्स लीगैलिटी, जीडीपी सिर्फ लीगल वैल्यू को कैलकुलेट करती है, वो इलीगल आइटम्स को कैलकुलेट नहीं करती, लाइक स्मगलिंग, इलीगल लिकर, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कैलकुलेटेड इन द जीडीपी। ओके, देन नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली 3 तरीके हैं। इफ यू कैन इमेजिन दिस एज 3 डिफरेंट कैमराज, जैसे मूवी होती है ना, मूवी में क्या होता है कि आपको जब मूवी दिखाते हैं तो एक एंगल से कभी शॉट नहीं होती, एंगल वो कभी नीचे से शूट करेंगे, कभी साइड से शूट करेंगे, कभी ऊपर से शूट करेंगे, एंड दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट इमोशन। ईच एंगल कैमरा एंगल जो होता है वो डिफरेंट इमोशन क्रिएट करता है, बट एट द एंड एक्शन तो सेम है, एक्शन डजंट चेंजेस, बट इट गिव्स यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव
अबाउट वेरियस एंगल्स। उसी तरीके से जीडीपी को भी कैलकुलेट करने के लिए 3 बेसिक कैमरा एंगल्स हैं। ये कैमरा एंगल ऑल द वे एक ही चीज़ को कैलकुलेट करता है। एट द एंड नंबर इज जस्ट द सेम, बट इसके हर एक एंगल से हमने हमारे इकोनॉमी के अलग अलग पर्सपेक्टिव या अलग अलग डायमेंशंस में हमारा इकोनॉमी हमें दिखता है। जैसे आउटपुट मेथड, जैसे फर्म्स हैं, दे आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ आउटपुट। जब उनके आउटपुट को सारा कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज आउटपुट मेथड। और इंडिया जो है जीवीए एट आउटपुट मेथड से कैलकुलेट करता है, एंड देयर इज एन एजेंसी दैट इज एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट कैलकुलेट्स द जीडीपी। एंड अभी रिसेंटली इसका बेस ईयर 2022-23 रखा गया। बेस ईयर इसका 2022-23 रखा गया, जो फरवरी 2026 की अपडेट है। देन अनदर मेथड इज, अगर आप हाउस होल्ड्स के एंगल से देखेंगे तो हाउस होल्ड्स को कितना इनकम मिल रहा है थ्रू फर्म्स। हमने सर्कुलर फ्लो में देखा था कि हाउस होल्ड्स गेट द इनकम फ्रॉम द फर्म। तो अगर हम टोटल इनकम को भी कैलकुलेट कर लेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड द जीडीपी इटसेल्फ। तो दैट इज नोन एज इनकम मेथड, दैट इज व्हाट वाज अर्नड। ठीक है, क्या बनाया, क्या कमाया। एंड देन एक्सपेंडिचर मेथड, कोई भी हाउस होल्ड टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, अगर हम उसको भी कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल अगेन कम एट द सेम नंबर, दैट इज जीडीपी। सो क्या बनाया, क्या कमाया और क्या खर्च किया, इन 3 एंगल से हम जीडीपी को समझते हैं। अब इसमें एक पर्टिकुलर डाउट आता है दैट व्हाई वी कैलकुलेट इन इंडिया, हम इंडिया में आउटपुट मेथड से क्यों कैलकुलेट करते हैं। उसका रीज़न है कि जो बाकी मेथड्स है, दे बिकम वेरी डिफिकल्ट इन पर्टिकुलर इन आवर कंट्री। ये बहुत मुश्किल होता है इसको कैलकुलेट करना, बिकॉज इंडिया में क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर, अनऔपचारिक यानी इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो उसका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना, उसका इनकम कैलकुलेट करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। दैट्स वाई फर्म्स का आउटपुट कैलकुलेट करने से वी गेट एट अ एक्यूरेट नंबर एंड इन अ वेरी इजी वे। बाकी चेक करने के लिए वी डू कैलकुलेट अदर मेजर्स एज वेल। नेक्स्ट इज कि हम हर एक मेथड को समझते हैं कि हाउ डज ईच ऑफ द मेथड वर्क्स। ओके, द फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड यानी प्रोडक्शन मेथड। अब इसमें क्या होता है, हर एक स्टेज में जब फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं तो हर एक स्टेज में वो वैल्यू प्रोड्यूस करता है। लेट्स टेक फॉर एन इंस्टेंस दैट इफ वी हैव अ बॉटल इन आवर हैंड। ओके, इस बॉटल, कई स्टेजेस से ये बॉटल गुजरा है। पहले ये प्लास्टिक बना होगा, फिर प्लास्टिक से इसे बॉटल के रूप में मोल्ड किया गया होगा, एंड देन फाइनली ये रिटेल में आपके हाथों में आता है। तो हर एक स्टेज में वी गेट अ वैल्यू एडेड। जब भी ये वैल्यू ऐड होता है, इफ़ वी ऐड ऑल दोज वैल्यूज, मतलब हम जो भी वैल्यू एडिशन एक एक स्टेज में हो रहा है, इफ़ वी ऐड इट, वी गेट द टोटल आउटपुट यानी टोटल जीडीपी हमें मिलता है। इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। वीट का ब्रेड से लेकर का जो सफ़र है, उसको हम अगर देखेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वैल्यू एडिशन मेथड में जीडीपी कैलकुलेट होता है। देन फर्स्ट स्टेज में देखते हैं, लेट्स टेक, अच्छा, वैल्यू एडेड का एक फॉर्मूला है विच इज फाइनल प्राइस माइनस इंटरमीडिएट प्राइस। मतलब इस विल सी इट, एक्चुअली हमें इसे एग्जांपल के थ्रू देखना चाहिए, तो ये फॉर्मूला बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि व्हाई दिस फॉर्मूला इज यूज। दैट फर्स्ट स्टेज में वैल्यू एडिशन जो है वो है 10 रुपये में या फिर 10 यूनिट में आपका वीट प्रोड्यूस होता है। ही इज सेलिंग इट एट 10 यूनिट्स या 10 रुपीज़, आप उसको देख लीजिए। और इंटरमीडिएट, इसको कोई इनपुट लगा के, वी आर कंसिडरिंग अ वेरी सिंपल सिस्टम, तो हम बाकी चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो वी आर कंसिडरिंग इट एज 0, कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लगे इसको। ओके, देन वी सी दैट आउटपुट इज 10। ओके, अब ये वीट आटा चक्की में या फ्लोर मिल में गया, एंड वहाँ पे 16 माइनस 10, 16 मतलब ये फ्लोर, मतलब ये जो आटा है, इसको 16 यूनिट्स में इन्होंने बेचा। तो माइनस हमने किया, क्योंकि हमने पहले कैलकुलेट कर दिया था इंटरमीडिएट को, तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम माइनस करेंगे तो वी कम आउट एट 6। 6 इज द वैल्यू एडेड इन द सेकेंड स्टेज में। देन थर्ड स्टेज में इन्होंने 16 में इसको बेचा, एंड इन्होंने ब्रेड को 25 रुपीज़ में बेचा, तो 25 माइनस 16, 9। Here at third stage
the value addition is 9. And when we add each of the stage, we get as a final number that is 25. This final number becomes the GDP. In a very simple term, इस तरीके से GDP कैलकुलेट किया जाता है in output method. And India जो है it calculates GVA at basic price. You should remember it. And base year हम सब पिछले स्लाइड में देख चुके हैं. Okay. Then the next method is income method. अब income method में क्या होता है that we will calculate different kinds of income and add it. इसको हम प्लस करते हैं. In the end we get the GDP. For example, पहले स्टेज में लैंड से हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है. अब रेंट मिलता है, उसमें एक टाइप का रेंट आता है, वो उसे बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट. इम्प्यूटेड रेंट मतलब कि ओनर ऑक्यूपाई कर रहा है किसी लैंड को. मीन्स इफ आई एम ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड, तो मैं तो कोई रेंट नहीं दे रहा हूँ, बट इसको एक एस्टिमेट लगा के इसको भी कैलकुलेट कर लिया जाता है एज अ रेंट. बिकॉज फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज, बिकॉज यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स इसको एक्सेप्ट करती है, एंड सो वी ऑल्सो इंक्लूड इट इन द इनकम मेथड. तो हम उसमें इम्प्यूटेड रेंट को भी इंक्लूड करते हैं. देन कोई भी वर्क है उसके लिए हमें क्या मिलता है? सैलरी यानी वेजेस, उसको हम इंक्लूड करते हैं W. देन कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हम जो बिजनेस में करते हैं उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है. इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, हम किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, तो वी गेट सम मनी इन रिटर्न एज अ डिविडेंड और गेट सम काइंड ऑफ रिटर्न. देन अगर हम लोन दे रहे हैं किसी कंपनी को, वी गेट सम इंटरेस्ट. वो देन किसी फर्म और एंटरप्राइज, अगर हम कोई फर्म या एंटरप्राइज बना रहे हैं, इन दैट केस जब हमने देखा था कि वो जो चाय की दुकान लगी हुई थी, उसके लिए हमें उस दुकान से हमें प्रॉफिट होगा. दैट वी इंक्लूड एंड वी एड इट ऑल. W यानी वेजेस, रेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को जब हम इंक्लूड करते हैं, वी गेट GDP. इसमें एक और केस आता है दैट इज नोन एज मिक्स्ड इनकम. लाइक कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके इन सारे सोर्सेस या इनमें से कई सोर्सेस से इनको इनकम होती है. इन दैट केस वी ऑल्सो इंक्लूड मिक्स्ड इनकम बोलते हैं उसको. वी इन सबको हम ऐड करते हैं एंड वी गेट द GDP इटसेल्फ. हमें याद रखना चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि GDP में पेंशन कैलकुलेट नहीं किया जाता है. बिकॉज पेंशन जो है एक ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में उसे देखा जाता है. बिकॉज पेंशन आपको प्रेजेंटली, हमने डिस्कस क्या किया था, इन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड दैट इज एन ईयर. अब पेंशन जो होता है वो किसी वर्क के लिए पे नहीं किया जाता है, वो प्रीवियस जो आपके सर्विसेज आपने दी है उसके रूप में उसके लिए आपको एक ऑनररी पेमेंट मिलता है. दैट्स व्हाई वी डू नॉट इंक्लूड पेंशन इन GDP कैलकुलेशन. यू हैव टू रिमेंबर इट. ओके, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, कैपेसिटी जो है, जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर में से कुछ पैसा जो है ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस करने में लगता है. एंड उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट द रियल प्रोडक्शन. बिकॉज वो पैसा तो कोई प्रोडक्शन के लिए यूज हो ही नहीं रहा है, वो कोई कैपेसिटी तो बढ़ा ही नहीं रहा है इकोनॉमी की. व्हाट इट इज डूइंग, वो रिप्लेसमेंट में लग रहा है इकोनॉमी के. तो इसके लिए हम उसको डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे. सो कभी भी अगर आपको कोई भी टूल आता है जिसमें ग्रॉस लिखा होता है, ग्रॉस से नेट में जब हमें कन्वर्ट करना होता है, देन वी डिडक्ट या सब्सट्रैक्ट करते हैं या माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, एंड इसी का उल्टा करते हैं जब नेट से ग्रॉस में आना होता है. अब उसके बाद हमें क्या होता है, हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाता है. अब किसी भी इकोनॉमी में व्हाट हैपन्स इज कि कुछ फॉरेनर्स होते हैं जो इंडिया में जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वो पैसा वो बाहर अपने देश में भेजते हैं. एंड सिमिलरली दूसरे कंट्रीज़ में जो इंडियंस जॉब कर रहे हैं, दे सेंड सम मनी बैक. इसलिए हम जो नेक्स्ट मैट्रिक है उसमें हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड, को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं. कैसे? उसके थ्रू क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो डोमेस्टिक से नेशनल
डोमेस्टिक से नेशनल में जब कन्वर्ट करना होता है तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, एंड जैसा हमने नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को समझा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब ऐसा इनकम जो बाहर से आ रहा है, माइनस इनकम टू अब्रॉड मतलब कोई फॉरेनर्स जो अपना इनकम बाहर भेज रहे हैं, दैट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एंड वी अचीव एट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये अगेन ग्रॉस में कन्वर्ट हो गया तो हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे एंड वी विल रीच एट नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, कभी भी जब NFIA नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए ये प्लस किया जाता है, ऐड किया जा रहा है, तो जब ये पॉजिटिव होगा मतलब GNP इज ग्रेटर देन GDP, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऐड है, ये प्लस हुआ तो इट विल ऐड टू द वैल्यू, एंड इफ इट विल ऐड टू द वैल्यू देन GNP बड़ा हो जाएगा GDP से। एंड सिमिलरली अगर ये नेगेटिव हुआ तो GNP विल बी लोअर देन GDP, ठीक है। इसको समझिएगा, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ओके। देन हम यहाँ तक पहुँच चुके थे NNP एट मार्केट प्राइस, यानी प्राइस एट द मार्केट। अब इससे हमें फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट में पहुंचना है। फैक्टर कॉस्ट मतलब जब कोई भी प्रोडक्ट इज ऑन फैक्ट्री फ्लोर, मतलब ये रिटेल तक नहीं पहुंचा है, आपके पास नहीं पहुंचा है, तो उसकी जो प्राइस होती है दैट इज नोन एज फैक्टर प्राइस। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूडेड होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना, टैक्सेस वहां पे इंक्लूड होता है, GST and all those taxes are included in the market price, पर फैक्टर कॉस्ट में तो वो नहीं पड़ेगा, है ना, तो उसको हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। देन मार्केट प्राइस में सब्सिडी तो एडेड नहीं होते हैं, सब्सिडी तो एडेड नहीं होते हैं बिकॉज ये एंड कस्टमर तक पहुंच रहा है, ये सारे सब्सिडीज तो इनको दिए हुए हैं। जैसे अगर LPG कोई कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, अगर कोई कंपनी भारत पेट्रोलियम में इंडियन LPG प्रोड्यूस कर रही है, तो सब्सिडीज जो है वो तो उनके कॉस्ट में एडेड होगा ना, उनको मिलेंगी सब्सिडीज। सो व्हाट वी डू दैट वी ऐड द सब्सिडी हियर एंड उसके थ्रू हम फैक्टर कॉस्ट। सो व्हाट वी डू, मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और सब्सिडीज को प्लस कर देते हैं। और सेम अगर उल्टा करना है तो हमें इन्हीं सिंबल्स को रिवर्स करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। एंड ये जो फाइनल हमें नंबर अप्रोच किया हमने दैट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इसे नेशनल इनकम भी कहते हैं इकोनॉमी में, ओके। देन एक अनदर मेट्रिक जो हमारे सामने आता है वो है नॉमिनल GDP और रियल GDP, ओके। चलिए उसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक इमेजिन करते हैं, एक किसी सिंपल इकोनॉमी में या फिर एक बेकरी है, उसमें 10 लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब 10 ब्रेड रखा हुआ है। अब हर साल उसका प्रोडक्शन, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि 10 ब्रेड का प्रोडक्शन है उसका हर साल, जस्ट फॉर इंस्टेंस उसका इमेजिन कर लेते हैं। तो अगर किसी एक बेस ईयर 2011-12 में हम देखेंगे तो इस पर्टिकुलर बेकर ने क्या किया, इसने 10 लोव्स ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस किया और उसे 10 रुपये प्रति यूनिट में बेचा, ठीक है। इस बेकरी ने 10 लोव्स ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस किया एंड 10 रुपीज़ पर यूनिट पे बेचा, तो हम क्या देखेंगे कि इसकी नॉमिनल GDP क्या है, 100 आ गई। अब इमेजिन करते हैं कि उसी के करंट ईयर में 2024-25 में ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए एंड डबल हो गए प्राइसेस। अब हम देखते हैं कि पहले 10 रुपये प्राइस था, अब 20 रुपये प्राइस हो चुका है, पर अभी भी जो टोटल प्रोडक्शन है वो 10 पीसेज यानी 10 ब्रेड लोव्स का ही है। हम क्या देखेंगे इस पर्टिकुलर केस में, अगर 20 × 10 करेंगे तो 200, मतलब इनकी GDP इतने साल में डबल हो गई। पर क्या प्रोडक्शन चेंज हुआ? नहीं। तो अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस हैज़ ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, ये महंगाई की वजह से हो रहा है, पर एक्चुअल में प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया है।
और अगर प्रोडक्शन में चेंज नहीं आया है तो ये किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन को मेजर करने का क्या एक सही तरीका होगा? नहीं। और जीडीपी का काम क्या है? प्रोडक्शन मेजर करना। तो जीडीपी तो फेल हो गया। इस वजह से हम एक नया मेट्रिक यानी एक नया टूल यानी नया औजार निकालते हैं, उसे बोलते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या करते हैं? हम प्रोडक्शन को देखते हैं, ना कि इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो व्हाट वी सी इज रियल जीडीपी, इसमें भी 100 है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी 100 है। क्यों? क्योंकि हम प्राइसेस को करेंट ईयर में भी बेस ईयर के प्राइसेस पे देखते हैं, मतलब 10 रुपये। इस साल प्रोडक्शन 10 यूनिट हुआ है और प्राइसेस पिछले मतलब उसी बेस ईयर के लिए जाएंगे, तो 10 into 10 दैट इज अगेन 100। सो देर इज नो रियल चेंज इन जीडीपी। तो रियल में कोई जीडीपी है ना। तो बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर का काम क्या है? इन्फ्लेशन की हवा को निकाल देना। और इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इनटू 100, दैट इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर। एंड अगर हम देखेंगे तो दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें बचेगा क्या? जीडीपी डिफ्लेटर में महंगाई। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक सबसे विस्तृत टूल है किसी भी देश का या किसी भी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन बताने के लिए। इवन सीपीआई, डब्ल्यूपीआई जो बाकी आप टूल्स को कैलकुलेट करते हैं, जो अब आगे हम देखेंगे उसको, उससे भी ज़्यादा एक्सटेंसिव टूल इज जीडीपी डिफ्लेटर। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कंपैरेटिव मोड में भी देखेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को हम और डीप में समझेंगे। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? अब एक कॉमन आदमी तो इन्फ्लेशन को महंगाई बोलेगा, पर इन्फ्लेशन इज नॉट महंगाई, इट इज समथिंग मोर देन इट। बिकॉज एक कॉमन मैन जो है इन इकोनॉमिक टर्म्स को बहुत सिंपल वे में समझता है, बट एक यूपीएससी एस्पिरेंट और एक इकोनॉमिस्ट जो है एक्चुअल टर्म्स में इसको समझेगा, इकोनॉमी के टर्म्स में समझेगा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। इसको हम समझते हैं किससे? थाली से। अब ईयर 2019, उस साल वही थाली 85 रुपये में बिक रही थी। ओके, वही थाली 85 रुपये में बिक रही थी। अब 2026 में उस थाली का रेट हो गया 140 रुपये। तो कॉमन आदमी के लिए तो सिंपली वो ये बोल देगा, भाई साहब महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। पर असली सच्चाई महंगाई की थाली के अंदर है। चलिए समझते हैं कि ये महंगाई है भी कि नहीं है, इसको चलिए समझते हैं। अब देखिए, दाल का रेट 15, इस साल 25, सब्जी 20, 35, पापड़ एंड ऑल दोज प्रोडक्ट्स, इसको देखेंगे तो हर एक चीज़ का प्राइस 2026 में 2019 के कंपैरिजन में बढ़ा है। तो व्हाट इज इट? एक जनरल इंक्रीज इन प्राइस हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस सब्जी का रेट बढ़ गया एकदम से, पोटैटो का रेट बढ़ गया, या फिर मतलब आलू का रेट बढ़ गया, या फिर टमाटर का रेट बढ़ गया, या प्याज का रेट बढ़ गया, इस वजह से सब्जी का रेट बढ़ गया। इमेजिन करिए टमाटर 20 रुपये किलो एकदम से 200 रुपये किलो होता है, तो हो सकता है वी विल अचीव एट द सेम नंबर, पर वो इन्फ्लेशन नहीं है, बिकॉज जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस नहीं हुआ, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंक्रीज इन प्राइस हुआ, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन। देन सस्टेन्ड मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए प्राइस बढ़ गया फिर घट गया, बढ़ गया फिर घट गया, नहीं, प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सस्टेन्ड रूप से बढ़े हुए हैं, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बढ़े हुए हैं, देन वी कॉल इट सस्टेन्ड फॉर लॉन्गर पीरियड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसमें हमने जब समझा था कि अगर सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस तेजी से बढ़ता है तो उसको हम रिलेटिव प्राइस चेंज बोलते हैं, इन्फ्लेशन नहीं। उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्राइस चेंज। यही में कॉमन आदमी, इसी में एक कॉमन आदमी और एक एस्पिरेंट का या फिर एक इकोनॉमिस्ट का डिफरेंस दिखता है, दैट कॉमन आदमी उसको भी महंगाई बोल देगा, उसको भी इन्फ्लेशन बोल देगा बड़े इजीली, बट एक्चुअली में दैट इज रिलेटिव प्राइस चेंज। देन अगर कोई चीज का प्राइस स्मॉल पीरियड के लिए बढ़ता है, फॉर जस्ट स्मॉल टाइम पीरियड, जैसे प्याज का रेट एक महीने बढ़ा, अगले महीने वापस 10 से 100 हुआ, वापस 10 पे आ गया, तो वो प्राइस स्पाइक कहलाएगा।
इन्फ्लेशन नहीं। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने इन्फ्लेशन का डेफिनेशन भी समझ लिया एंड इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। इसके अराउंड यूपीएससी क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम करेगा और ट्रैप आउट करेगा आपको। देन इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए देयर आर वेरियस टूल्स, और हमने जब देखा था तो जीडीपी में ही हमने देखा था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, और उसके साथ साथ हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई भी देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलिए हम इसको कंपेयर करके समझते हैं कि ये किस तरीके से इन्फ्लेशन के मेजर्स होते हैं। तो फर्स्ट है सीपीआई। सीपीआई ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि देखिए किसी भी चीज़ की महंगाई कैलकुलेट करना है, जैसे आपके घर की महंगाई कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, एक बास्केट मतलब एक लिस्ट बनाएंगे कि आप क्या क्या सामान यूज़ करते हैं, फिर उन सामान के प्राइसेस कितने बढ़े पिछले साल से इस साल, और उसके अकॉर्डिंग आपकी महंगाई कैलकुलेट हो जाएगी। अब आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो सेम प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज तो यूज़ नहीं करते, दैट्स वाई इंडस्ट्रीज के लिए देयर इज़ अ डिफरेंट प्राइस इंडेक्स, क्योंकि उनका बास्केट यानी उनके मेजर करने के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हमने लिस्ट बनाई है ना, दैट विल बी डिफरेंट एंड आपके लिए दैट विल बी डिफरेंट। दैट्स वाई ये क्या मेजर करता है, रिटेल प्राइसेस पेड बाय द कंज्यूमर्स, और यहाँ पे डब्ल्यूपीआई में होलसेल यानी फैक्ट्री प्राइसेस ऑफ द गुड्स जो फैक्ट्री में इनपुट के रूप में यूज होता है। पर हमने जीडीपी डिफ्लेटर में क्या देखा था कि वो ओवरऑल जीडीपी को डिफ्लेट कर देता है, हवा निकाल देता है। हमने देखा था ना कि वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की हवा निकाल देता है, जीडीपी में इन्फ्लेशन की हवा निकाल देता है। दैट्स व्हाई इट इज द प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द जीडीपी। इसीलिए मैंने कहा था, ये क्वेश्चन भी आया है यूपीएससी में, जीडीपी डिफ्लेटर इज द मोस्ट एक्सटेंसिव या सबसे ज़्यादा बृहद या विस्तृत रूप से किसी भी देश के इन्फ्लेशन को दिखाता है जीडीपी डिफ्लेटर। कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन में एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लेबर ब्यूरो के इनपुट्स आते हैं। सिमिलरली ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट करता है। एंड यहाँ पे इसमें भी सेम, इन दोनों को सेम सोर्स से पब्लिश किया जाता है, इसको ख्याल रखिएगा। एंड इसको डिफरेंट सोर्स है, इसमें भी अगेन एनएसओ मस्ट बी एंड डिराइव फ्रॉम जीडीपी के डेटा से इसको डिराइव किया जाता है। इसमें सर्विसेज कवर्ड होते हैं क्या, यस, बिकॉज एक आम नागरिक यानी एक आम हाउस होल्ड में सर्विसेज को भी कैलकुलेट किया जाता है। जैसे आप कॉफ़ी पीने जाते हैं, अब आपके हाउस होल्ड में कॉफ़ी पीना इज मतलब इट्स अ सर्विसेज, यू आर टेकिंग सम सर्विसेज टू। आप सिर्फ कॉफ़ी नहीं खरीद रहे हैं, यू आर टेकिंग द सर्विसेज टू। या फिर अगर आप देखना चाहें तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और अदर सर्विसेज दैट यू आर टेकिंग। पर डब्ल्यूपीआई में उसे कैलकुलेट नहीं किया जाता, सर्विसेज आर नॉट कैलकुलेटेड इन डब्ल्यूपीआई। बट जीडीपी में यस, ऑफ कोर्स, व्हाई, बिकॉज जीडीपी का डेफिनेशन टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी। अब इसके इंडेक्स टाइप में जाएंगे, दैट इज नोन एज लास्पेरिस, दिस इज नोन एज लास्पेरिस इंडेक्स। ये दोनों लास्पेरिस इंडेक्स है और ये पाश इंडेक्स है। अब इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आई डोंट थिंक इट इज़ इस पर्टिकुलर कोर्स के स्कोप में वो नहीं है। इसको हम देख लेंगे कि लास्पेरिस मीन्स बेस ईयर के वेट को लिया जाता है। जब सीपीआई डब्ल्यूपीआई को कैलकुलेट किया जाता है तो बेस ईयर एक पर्टिकुलर बेस ईयर कैलकुलेट किया जाता है, एक तरीके का रेफरेंस ईयर कैलकुलेट के थ्रू इसे कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए उसे लास्पेरिस इंडेक्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे करंट ईयर को देखा जाता है, क्यों, क्योंकि जीडीपी में अगेन डेफिनेशन में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन एन इकोनॉमी इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट्स व्हाई करंट ईयर के वेट को देखा जाता है। सिमिलरली हमने इसमें गुड्स इंक्लूडेड होते हैं, यस, इसमें गुड्स होते हैं, इसमें भी गुड्स होते हैं, पर इसमें सर्विसेज होते हैं और इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। और ऑफ कोर्स सीपीआई में फूड वेट वन ऑफ द हाईएस्ट है 46%, और यहाँ पे अराउंड 24% ही फूड वेट को दिखाया जाता है, बिकॉज फूड जो है किसी हाउस होल्ड में ज़्यादा रोल प्ले करता है उसकी महंगाई को बढ़ाने में, बट इन होलसेल या फिर किसी फर्म के लिए दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग एक्सपेंडिचर। बट सम फर्म्स डू यूटिलाइज सम फूड आइटम्स, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर डिफरेंट अदर यूनिट्स ऑल्सो। एंड इनका कोई बास्केट वाला सिस्टम जीडीपी में तो है नहीं, जीडीपी तो टोटल इकोनॉमी का कैलकुलेट करता है, तो यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होता है। एंड फ्रीक्वेंसी मंथली एंड दिस इज नोन एज क्वार्टरली एनुअली जीडीपी कैलकुलेट होता है।
देन आरबीआई यूजेस क्या करता है, मोस्टली अगर आप इकोनॉमी में जब कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो व्हाट वी टॉक अबाउट इज सीपीआई, नॉट डब्ल्यूपीआई, प्लीज रिमेंबर दैट। एंड इसे तो पब्लिकेशन में क्या होता है, जीडीपी को पब्लिश करना इज़ अ वेरी डिटेल्ड अफेयर, मतलब बहुत टाइम लगता है जीडीपी को पब्लिश करने में। तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरी रिलायबल मीडियम ऑफ कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी। सो ये आरबीआई इसका मोस्टली यूज़ डे टू डे अफेयर में एज एन डे टू डे या फिर मंथली केसेस में इन्फ्लेशन नापने के लिए नहीं करता है। सीपीआई के कुछ सब टाइप्स भी हैं, जैसे सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसमें लेबर ब्यूरो के डेटा आते हैं। देन सीपीआई एएल, जिसमें सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर्स, अगेन लेबर ब्यूरो, पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन सीपीआई आरएल, दैट इज़ फॉर रूरल लेबर्स, अगेन लेबर ब्यूरो, इसके लिए पॉवर्टी लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। और अभी जो बेसिकली यूज़ होता है दैट इज़ सीपीआई कंबाइंड, इसमें अर्बन प्लस रूरल कैलकुलेट किया जाता है। और आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है वो सीपीआई कंबाइंड के, सीपीआई सी यानी सीपीआई कंबाइंड के थ्रू बनाती है। ओके, एंड 2014 में हमने सीपीआई को एक्सेप्ट किया था एज एन इन्फ्लेशन मेजरमेंट टूल के रूप में। सीपीआई को हमने एक्सेप्ट किया था, पहले उससे पहले डब्ल्यूपीआई देखा जाता था। एंड एक और मेजर जो आता है वो है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, हेडलाइन सीपीआई मतलब सीपीआई सी माइनस फूड और फ्यूल, उसको जब हटा देते हैं देन वी कम टू अ कोर इन्फ्लेशन। क्यों उसे कोर कहा जाता है? बिकॉज फ्यूल एंड फूड दो ऐसे क्या बोलते हैं, दो ऐसे चीज़ें हैं जो सीपीआई को काफ़ी उसमें उतार चढ़ाव दिखा देते हैं। बिकॉज फूड के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो जाते हैं और फ्यूल के प्राइसेस भी जब ऊपर नीचे आएंगे तो काफ़ी उतार चढ़ाव दिखता है। अब उस उतार चढ़ाव को हटा के कोर मतलब काफ़ी सिंपल मेट्रिक्स में अगर हमें देखना होता है देन वी यूज़ कोर इन्फ्लेशन। ओके, उसके इफेक्ट को अगर हमें हटाना होता है देन वी सी द कोर इन्फ्लेशन। और अभी सौमित्र चौधरी कमेटी है वो कह रही है कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स पीपीआई, दैट इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड ऑल दोज डिस्कशन। अभी वो आई डोंट थिंक कि प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वील सी इट इन सम अदर क्लास। लेट्स मूव। इन्फ्लेशन को यानी मुद्रास्फीति को हमने पढ़ा, अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं। इसमें से फर्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इस पिक्चर में काफ़ी विजिबल है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है। आपको भी पता होगा कि किसी भी प्राइस का बढ़ना और घटना, किसी भी चीज़ के प्राइस का बढ़ना और घटना इज डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ जाता है तो किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ का अगर सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड घट जाता है तो उसका प्राइस गिर जाता है। दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द इकोनॉमी, बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का। तो इन दिस केस इफ फॉर सम रीजंस डिमांड गेट्स वेरी हाई देन इट इज़ नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे पोस्ट कोविड कैश, मतलब अगर कोविड के बाद ऐसा हुआ था कि काफ़ी कैश ट्रांसफर्स हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, काफ़ी सब्सिडीज़, काफ़ी चीज़ें डिलीवर की गई थी इंडिविजुअल्स को, तो उसकी वजह से डिमांड काफ़ी बढ़ गया। ओके, पीपल हैड मनी इन देयर हैंड इमीडिएटली, एकदम से लॉकडाउन खुला एंड पीपल वर बाइंग स्टफ, लेकिन सप्लाई कम हो चुका था बिकॉज कोविड के पीरियड में प्रोडक्शन कम हो गया था। सो एग्रीगेट डिमांड AD was more than AS, so that led to demand pull inflation. एक दूसरी चीज़ है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लगते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर बॉटल का ही। अब इस बॉटल की प्राइस अगर बढ़ानी है तो इसके दो तरीके हैं कि भाई ये इकलौती बॉटल बची पूरे मार्केट में तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, या फिर इस बॉटल के अंदर जो प्लास्टिक यूज़ हो रहा है उसको बोलते हैं इनपुट कॉस्ट, मतलब उस प्लास्टिक का इनपुट, दैट इज इनपुट आइटम्स है वो, उसका कॉस्ट जब बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिकॉज उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। जैसे ये आपका जो अभी प्रेजेंट में गल्फ वॉर चल रहा है, जो ईरान में
युद्ध हो रहा है, उसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की नौबत आ रही है। सून वी कैन सी दैट, अगर अभी तक तो सरकार उसको टैक्सेस के थ्रू कंट्रोल कर रही है, सरकार अपने टैक्सेस को कम कर लिया और उसके प्राइसेस को कंट्रोल करके रखी है, पर सून अगर ये बढ़ते गया तो प्राइस बढ़ेंगे, और जब एक बार पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो दूसरे आइटम्स के भी प्राइसेस बढ़ेंगे, बिकॉज एवरी आइटम दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इज समवेयर और अदर कनेक्टेड टू क्रूड ऑयल। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए तो आखिर आपको रोडवेज यूज करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई उसे बोलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देन इमेजिन करते हैं कि डिमांड भी सही है, कॉस्ट भी सही है, पर फिर भी प्राइसेस बढ़े हुए हैं। ये कब होता है? जब बेसिकली फूड आइटम्स के प्राइसेस स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स की वजह से, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं कि टोमेटो को देखा जाए, टोमेटो का डिमांड इज़ नॉर्मल, सप्लाई भी नॉर्मल है, बट क्या हुआ कि आपके पास सीजनल चेंजेस आ गए। मतलब किसी सीज़न में टमाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, किसी सीज़न में कम, और किसी सीज़न में टमाटर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, किसी में कम। बट क्या हुआ, आपके इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है टमाटो को स्टोर रखने के लिए, तो क्या होगा? डिमांड सप्लाई तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बट आपके इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल यानी आधारभूत प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस में उतार चढ़ाव हो रहा है। दैट इज नोट एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इस इमेज में हमने क्या दिखाया कि भाई टमाटर तो है, सप्लाई हो रहा है, डिमांड भी है, पर रोड नहीं है। जब रोड नहीं होगा तो टमाटर जो है या फूड आइटम्स जो है वो सिटी तक पहुंचेंगे नहीं, एंड द प्राइसेस विल बी हाई। इन सब में से सबसे खतरनाक है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब एक तरफ इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और ग्रोथ गिर रही है। दैट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। पर ये भी होता कैसे? देखिए, इन जनरल टर्म्स कभी भी जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। इसको हम फिलिप्स कर्व में देखेंगे, बट हम सिंपली समझ जाएं तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ी मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े। अब प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़े, लाइक टेक फॉर इंस्टेंस, अब हम इस बॉटल के ही पीछे पड़े हुए हैं, देखिए बॉटल है, अब इसके प्राइसेस बढ़ गए। अब जब प्राइसेस बढ़े तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी तुरंत बॉटल का प्रोडक्शन बढ़ाएगी, क्योंकि भाई उसको तो फ़ायदा चाहिए ना कि बॉटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, विल गेट मोर मनी, सो वो प्राइसेस बढ़ाएगी। और प्राइसेस तो वो और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएगी, और प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो और लोगों को जॉब में रखेगी, और जब जॉब में रखेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटेगा, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, बट इस केस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और उसके साथ साथ ग्रोथ गिर रहा है। भाई जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ तो गिरेगा ही ना, लोगों के पास जॉब ही नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा? सो दिस इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन कब होता है? जब कोई किसी एक पर्टिकुलर कंडीशंस होती है इकोनॉमी में, जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से एकदम से इकोनॉमी में एक शॉक पड़ता है इकोनॉमी को, देन इकोनॉमी गोज इनटू स्टैगफ्लेशन, जिसका थ्रेट, इफ दिस ईरान सिचुएशन गोज वर्स, देन वर्ल्ड हैज़ अ थ्रेट ऑफ स्टैगफ्लेशन। ये पहले भी हुआ है। we'll see this stagflation in detail. हम इसको और डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। ओके, देन सम सेकेंडरी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को हम देख लेते हैं, जैसे डिसइन्फ्लेशन। कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं इन्फ्लेशन के, उसको भी हम देख लेते हैं, जैसे डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का रेट तो गिर रहा है पर अभी भी पॉजिटिव है। मतलब पिछले साल 6% इन्फ्लेशन थी इकोनॉमी में, अब 4% है। भाई प्राइसेस तो अभी भी बढ़ रहे हैं, पिछले साल 6% के रेट से बढ़े थे, अब 4% के रेट से बढ़ रहे हैं। प्राइसेस तो नहीं कम हो रहे, तो 4% के रेट से बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद 2%। सो इन्फ्लेशन का रेट गिर रहा है पर प्राइस राइज तो अभी भी है। दैट इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन। अनदर वर्ड इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ये होता है कि प्राइसेस के लेवल ही घट रहे हैं। मतलब पिछले साल जो थाली का प्राइस था, इस साल उसका प्राइस गिर रहा है। दैट इज नोन एज डिफ्लेशन। जैसे पिछले साल -4%, मतलब -4% मतलब दैट इज अ प्राइसेस के लेवल में डिक्लाइन हुआ है।
पहले -4% था, फिर -6%, मतलब और गिर रहा है प्राइस, फिर -8%, इस तरीके से प्राइस लेवल फॉल कर रहा है, दैट इज नोन एज नेगेटिव इन्फ्लेशन। देन एक और वर्ड आता है, वो बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, मतलब प्राइस राइज हो रहा है इन वन कमोडिटी ओनली, मतलब कुछ कमोडिटीज की वजह से स्क्यूड हो गए हैं प्राइसेस, इन्फ्लेशन इज स्क्यूड, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज स्क्यूफ्लेशन, किसी एक की तरफ जो आपका बैलेंस है वो भारी है, दैट इज नोन एज स्क्यूफ्लेशन। एंड देन रिफ्लेशन, एक आता है रिफ्लेशन। रिफ्लेशन मतलब इकोनॉमी में पहले डिफ्लेशन आ चुका था, अब डिफ्लेशन से इकोनॉमी किसी भी तरीके से एस्केप कर रही है, मतलब धीरे से इकोनॉमी ने क्या किया कि कुछ ऐसे पॉलिसीज निकाली जिससे कि इकोनॉमी इज कमिंग आउट ऑफ दैट डिफ्लेशन, एस्केप कर रही है डिफ्लेशन को, उस टर्म्स में उसको बोलते हैं रिफ्लेशन, जिसमें -2%, फिर 0%, फिर 3%, वी मूव टुवर्ड्स दैट। ओके, फिर अगर किसी इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन, बहुत अल्ट्रा तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन जो है एक्सट्रीमली रैपिड रेट प्राइस में जब इन्फ्लेशन में काफ़ी तेज़ी से इजाफा होता है, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होता है, दैट इज़ नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। एंड बेसिकली इसमें पर मंथ जो है 50% पर मंथ से ज़्यादा जब इन्फ्लेशन होता है, दैट इज़ नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। अब इसमें भी यूपीएससी के कुछ ट्रैप्स हैं, देखिए डिस इन्फ्लेशन इज नॉट इक्वल टू डिफ्लेशन, इन ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आप एक बार और डिटेल में देख लीजिएगा। डिस इन्फ्लेशन इज नॉट इक्वल टू डिफ्लेशन, ये ख्याल रखिएगा। अनदर स्क्यूफ्लेशन इज नॉट इक्वल टू स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन का मतलब नहीं होता, देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ के प्राइस इंक्रीज करते हैं पर उसका रीज़न स्ट्रक्चरल हो या ना हो, दैट माइट नॉट बी राइट, हो सकता है कि उसके प्राइसेस जनरल में ही बढ़ रहे हो, दैट इज स्क्यूफ्लेशन इज नॉट इज इक्वल टू स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ओके, में आ गए हैं सेशन के, दैट इज नोन एज फिलिप्स कर्व। अब ज़्यादातर बच्चों का ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा हिला हुआ होता है, बिकॉज ये थोड़ा सा नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। तो अगर आपका भी ये पर्टिकुलर एरिया थोड़ा सा हिला हुआ है, थोड़ा सा आपको इसमें डाउट है, तो प्लीज़ pay attention to this particular part of our segment. Phillips curve जो है, that was actually made by or discovered by A.W. Phillips. Phillips जो थे, इन्होंने 1958 में ब्रिटेन का डेटा लेके, ब्रिटेन के इकोनॉमी का डेटा, इकोनॉमिक्स का डेटा ब्रिटेन इकोनॉमी का डेटा लेके इन्होंने एक कर्व बनाया। उस कर्व में उन्होंने ये बताया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन होता है। उन्होंने बताया कि अगर हम इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी, और अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एंड इट बिकेम वेरी इजी फॉर द इकोनॉमिस्ट, एंड स्पेशली किसी भी इकोनॉमी में थिंग्स नाउ बिकेम ईजी। अगर भाई आपको अनएम्प्लॉयमेंट घटानी है किसी इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन बढ़ाते रहो। इट वॉज अ वेरी सिंपल कर्व। बट बाद में ये देखा गया कि इट ओनली हैपन्स इन शॉर्ट रन, इसलिए इसको शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बोलते हैं। क्यों? थोड़े ही टाइम पीरियड के लिए आप इन्फ्लेशन को बढ़ाते जाओ, देयर विल कम अ लिमिट जहाँ पे इन्फ्लेशन विल रीच अ पॉइंट कि इसके बाद आप इन्फ्लेशन को कितना भी बढ़ाओ, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी नहीं। एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं नायरू, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट के बावजूद आपने इन्फ्लेशन को बढ़ाया तो वो नॉन एक्सिलरेटिंग नहीं बल्कि एक्सिलरेटिंग हो जाएगी, बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ेगी और उसका अनएम्प्लॉयमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, और उसको बोलते हैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। एंड दिस वॉज एक्चुअली लेटर ऑन इसे फाइंड आउट किया गया था कि बाय फ्राइडमैन एंड फिलिप्स, इन्होंने बाद में इसे डिस्कवर किया कि भाई देखिए फिलिप्स कर्व जो है वो शॉर्ट रन में ही एक्टिवेटेड रहता है, उसके बाद देयर कम्स अ पॉइंट दैट इज नायरू, एंड आफ्टर दैट इट शूट्स अप। इसके बाद आप इन्फ्लेशन को कितना भी आप बढ़ाओ, इट विल नॉट हेल्प। और इसके बेसिक रीजंस ये है कि किसी भी इकोनॉमी में एक लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगा ही रहेगा। जैसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही, भाई आप कितना भी इन्फ्लेशन बढ़ा लो,
अगर कुछ स्ट्रक्चरल इशू है, कुछ आधारभूत इश्यूज हैं आपकी इकोनॉमी में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी आपकी इकोनॉमी में। या फिर कुछ लोग जो है, इट विल ऑलवेज हैपन दैट वो एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होंगे और उसके बीच में टाइम पीरियड होगा, और उस टाइम पीरियड में क्या होगा कि दे विल बी अनएम्प्लॉयड। तो अगर आप कोशिश करेंगे कि भाई हमें अनएम्प्लॉयमेंट एकदम जीरो लाना है, तो और आप इन्फ्लेशन को बढ़ाते चले जाओगे, इट विल नेवर हैपन इन इकोनॉमी। और स्पेशली एक स्पेशल केस देखा गया था कि स्टैगफ्लेशन में फिलिप्स कर्व का क्या होता है। इन 1973 जो ओपेक ऑयल क्राइसिस हुआ था, एक ऑयल क्राइसिस, इट हैपेंड इन 1973, एंड उसमें ये हुआ था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हमने पढ़ा था ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आया था इकोनॉमी में, एंड वी सॉ दैट जो फिलिप्स कर्व का जो कर्व है, इट मूव्ड आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड मूव किया। मतलब क्या हुआ, हायर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे, एंड इसी सेम पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो ये स्टैगफ्लेशन का, यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ये इफेक्ट है। दिस इज व्हाट वी सॉ इन फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि स्टैगफ्लेशन में कर्व शिफ्ट्स आउटवर्ड्स, ओके, एंड लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व जो है वर्टिकल हो जाता है। तो इसके साथ हमारा सेशन 1 क्लोज होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी इश्यूज हैं, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसके साथ एक पर्टिकुलर फाइल आपको प्रोवाइड की जाएगी। इट इज़ अ ट्रेनिंग ड्रिल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। छोटा सा एक सेशन, छोटा सा एक ड्रिल है, छोटा सा एक शीट है, वो आप उसको सॉल्व कीजिए, एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट, आपको रिवाइज करने में भी इस सेशन को। एंड आई होप ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल होगी। ऑल द बेस्ट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।